हेलो। हेलो। कोई अनम्यूट कर देखो, फंडामेंटल जो बैंड है ना। हेलो। यस सर। हाँ, हेलो सर। जो फंडामेंटल बैंड है, तो देखो ये फंडामेंटल बैंड मैंने क्या बताया, जो तुम्हारा जो V0 से V1 ट्रांजिशन है। ठीक है। तो मैं ये कंफ्यूजन है, एक बार मैं चेक करके, जो फाइनली जो फोटो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, तो फोटो फिजिकल में एक बार चेक करके मैं फाइनली बता दूंगा। जो नॉन फंडामेंटल, जनरली ये फंडामेंटल मतलब V0 से V1 ट्रांजिशन हो रहा है, जो थर्मल एनर्जी से ही होता है। लेकिन मैंने जो बताया, जो फास्ट ओवरटर्न बैंड, सेकेंड ओवरटर्न बैंड, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर के थ्रू ही हो सकते हैं। मतलब V0 से V2 ट्रांजिशन, V0 से तुम्हारा V3, और नहीं तो V1 से V2, ये जो हायर एनर्जी ट्रांजिशन है। ठीक है। तो ये ट्रांजिशन नॉन फंडामेंटल है, तो ये कंफर्म करूंगा मैं बाद में एक बार। ठीक है, तो ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। जनरली ये फंडामेंटल है, जो रूम टेम्परेचर में ही हो रहा है, V0 से V1। मतलब जो तुम्हारा बेंडिंग मोड है, ठीक है, जो सिमेट्रिक स्टेचिंग है, एसिमेट्रिक स्टेचिंग, ये सारे फंडामेंटल है। ठीक है। मतलब जो रूम टेम्परेचर में ही है, तो ये नॉन फंडामेंटल होगा। ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन मेरा भी है एक। ठीक है, मैं पढ़ के बता दूंगा ग्रुप में। ठीक है, यही होगा नॉन फंडामेंटल। तब देखो एप्लीकेशन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेशन है, तो मेजर तुम्हारा जो सिलेबस में मेंशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो लेकिन आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करते हैं, जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप को भी डिटेक्ट करते हैं। तो कैसे देखो फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करते हैं। इसमें भी है, जो तुम्हारा फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो रहा है, जो ए कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज capable of absorbing IR radiation, absorb the radiation of a particular frequency, such absorption are called fundamental। मतलब इसमें क्या होता है, देखो जो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट से जो लोअर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, मतलब V0 से V1 में जो ट्रांजिशन होता है, वो फंडामेंटल बैंड है। ठीक है, वो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन है। और जो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, मतलब V0 से V2, V3, V4, वो सारे क्या है, तुम्हारा नॉन फंडामेंटल होगा। ठीक है। तो इसमें नोट में है नहीं, तो मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, वही होगा फंडामेंटल, क्योंकि ये फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन है, फंडामेंटल बैंड है। ठीक है। तो मतलब वो फंडामेंटल है, और जो नॉन फंडामेंटल मतलब हायर एनर्जी में जो होगा। ठीक है, एक बार चेक करके मैं बता दूंगा। है। नहीं है, नहीं। ठीक है। तो अब देखो, जो पहले मैंने दिखाया था, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसके साथ रिलेटेड था, जो तुम्हारा K/√K/म्यू। तब देखो म्यू क्या होगा, म्यू सबके लिए सेम है। कार्बन कार्बन दोनों ही कार्बन है, होमो एटॉमिक है, होमो डायटॉमिक। ठीक है। तो दोनों कार्बन है, मतलब क्या होगा उसके लिए, म्यू वैल्यू सेम है, लेकिन कौन सा वैल्यू डिफरेंस आ रहा है, जो तुम्हारा के वैल्यू। ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूला क्या था, इसमें एक मिनट, नहीं वो मैंने डिलीट कर दिया शायद, नहीं इसमें नहीं है। ये फॉर्मूला होगा जो √K/म्यू। ठीक है। तो के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो फोर्स कांस्टेंट मैंने बताया था, देखो के का ज्यादा होगा जब डबल बॉन्ड है, जब ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। तो के वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, के वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होगा, देखो इसका फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब सिमिलरली देखो,
अब क्या किया, ये CH, CC, CO, CCl, CBr, CI बॉन्ड, तो ये कैसे डिपेंड करते हैं? मान लो जो तुम्हारा सबके सिंगल बॉन्ड है, देखो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल, सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन चेंज कहाँ पे हो रहा है? जो मास है, ठीक है, जो तुम्हारा म्यू वैल्यू है, म्यू वैल्यू से चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या है? न्यू इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई म्यू, 1/2 पाई कॉन्स्टेंट है, तो रूट ओवर के बाई म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहले देखा जो के वैल्यू इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, के इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, मास 1 है, लेकिन उसके बाद क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देखो म्यू इंक्रीज कर रहा है। तो म्यू फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड है? तो म्यू इज इक्वल टू क्या है, रूट ओवर के, सॉरी, न्यू इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई म्यू। तो म्यू इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, तुम्हारा न्यू वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो इसलिए देखो जो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो CC सिंगल बॉन्ड, ये 1200, CO 1100, CCl 750, अब CI में क्या हो रहा है, एकदम 500 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये न्यू वैल्यू इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, न्यू वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद देखो जो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कैसे इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये देखो जो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp हाइब्रिडाइज्ड। तब देखो के वैल्यू कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो के वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं मतलब क्या, वो बॉन्ड का स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेचिंग कांस्टेंट है, वो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये अटैच्ड है, CH बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, ये सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इसलिए क्या होता है, ये CH फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 300 सेंटीमीटर इनवर्स, ये 310 सेंटीमीटर इनवर्स, ये 290। मतलब तुम कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे, जे ये एल्केन है, ये एल्किन है, ये एल्काइन है। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया जे डिफरेंशिएट बिटवीन एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जो एल्केन है तो पहले बताओगे एल्केन का ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये CH का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे कम होगा। और ये क्या है, जो तुम्हारा एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड होने से ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड होने से उसका के वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं एल्केन से, ठीक है। तो के वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं मतलब इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो कार्बोनिल, जो कार्बोनिल है, ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए फिक्स्ड है, मतलब ये सारे वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये फिक्स्ड है। तो कार्बोनिल के लिए क्या होना चाहिए, 17-15 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो 17-15, एक बार देख लो कार्बोनिल ग्रुप रेजोनेंस के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के साथ दूसरा ग्रुप अटैच्ड है जो रेजोनेंस कर रहे हैं। तो रेजोनेंस करने से क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो मान लो जो डबल बॉन्डेड कैरेक्टर है वो के वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। अब रेजोनेंस के लिए क्या हो रहा है, देखो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इस साइड आ गया और ये बॉन्ड देखो खुल गया, तो ये CO बॉन्ड अभी सिंगल बॉन्डेड कैरेक्टर है, पहले क्या था, ये डबल बॉन्डेड कैरेक्टर, अभी देखो ये सिंगल बॉन्डेड कैरेक्टर हो गया। तो जो के वैल्यू है, तो के वैल्यू फॉर डबल बॉन्डेड कैरेक्टर CO ग्रेटर है, और जो सिंगल बॉन्डेड CO ये लोअर है। क्यों लोअर हो रहा है ना, रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इस साइड, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड। तो हमेशा ही क्या होता है, जो नॉर्मल फ्री CO मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कार्बोनिल ग्रुप, फ्री CO कार्बोनिल ग्रुप, तो ये फ्री CO कार्बोनिल ग्रुप से जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कार्बोनिल ग्रुप है उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखो कम है, ठीक है, ये 1675 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और ये 17-15 सेंटीमीटर इनवर्स। मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, एक कार्बोनिल ग्रुप नॉर्मल है और एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस कंपाउंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जो ये डबल बॉन्डेड मतलब कॉन्जुगेटेड है, ये नॉर्मल फ्री कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो जो फ्री कार्बोनिल ग्रुप है उसमें क्या होगा, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू है वो हायर है, और जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए लोअर वैल्यू होगा। उसको एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे, जस्ट एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके क्या बताओगे, ये CO डबल बॉन्डेड कैरेक्टर था, लेकिन अभी रेजोनेंस के लिए क्या हो रहा है, उसका डबल बॉन्डेड कैरेक्टर कम हो रहा है, तो डबल बॉन्डेड कैरेक्टर है मतलब उसका के वैल्यू ज्यादा है, ठीक है,
तो ये के वैल्यू ज्यादा है मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगा। ठीक है, अब देखो, अब जो सी एच है, एन एच है, ओ एच, एफ एच, तो देखो जो सी एच, इसमें क्या होगा, मास कम है, सबसे रिड्यूस मास म्यू वैल्यू कम होगा, क्योंकि कार्बन का हाइड्रोजन का मास कम है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, फ्लोरोन हाइड्रोजन से। तो क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा न्यू वैल्यू सी एच का सबसे ज्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, दूसरा भी फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देखो, कार्बन से नाइट्रोजन में ज्यादा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से फ्लोरीन में। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड का कांस्टेंट है, के वैल्यू है, ठीक है, के वैल्यू क्या होगा, ये इंक्रीज कर रहे हैं, सी एच से एन एच, ओ एच, एफ एच। तो इसमें क्या हो जाता है, जो रिड्यूस मास से के वैल्यू प्रीडोमिनेट करते हैं ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, न्यू वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो न्यू वैल्यू इंक्रीजेस सी एच टू एन एच, मतलब सी एच के लिए कितना है, देखो 29,100, सॉरी, सी एच के लिए 3000 के आसपास, और नहीं तो 2900 के आसपास। लेकिन जब तुम्हारा NH हो जाता है, ये NH क्या है, NH के लिए ऑलमोस्ट 300 के पास, और OH के लिए 36, और FH के लिए 4000 के आसपास। ठीक है, 39, 38, 4000। तो देखो के वैल्यू इंक्रीज करने से इसका न्यू वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ये बेसिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो एटम अटैच रहता है उसके लिए। अब देखो फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या होगा, मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे जगह में आता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा रिंग 6 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, और जो तुम्हारा रिंग 3 मेंबर्ड है, ठीक है, तो ये तीनों में कंपैरिजन में क्या होगा, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज्यादा होता है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज्यादा होगा, मान लो रिंग साइज इंक्रीज कर रहे हैं 4 मेंबर टू 5 मेंबर टू 6 मेंबर, तो देखो 3 मेंबर से इंक्रीज करना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन क्या है, जो 6 मेंबर उसके सबसे ज्यादा है, उसके बाद 5, उसके बाद 4, लेकिन देखो 3 मेंबर में उससे भी ज्यादा हो गया सबसे ज्यादा, क्योंकि जो 3 मेंबर रिंग है उसका रिंग स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन होने के लिए क्या होगा, उसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये जस्ट सिंपल एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन, जो ये रिंग स्ट्रेन ज्यादा है, रिंग स्ट्रेन ज्यादा होने से क्या होगा, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। तो मतलब ये सिलेबस में तुम्हारा डिटेल्स में है नहीं, जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल्स में पढ़ाता हूँ कैसे है। तो देखो जो तुम्हारा अल्कोहल और फिनोल, तो अल्कोहल के लिए मैंने OH के लिए कितना आएगा, ये बताए 3600 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब मान लो जो अल्कोहल है, वो अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्या हो सकता है, जो तुम्हारा एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले देखो, जो OH बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, अब मान लो OH किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वीक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, एक वीक इंटरेक्शन, तो इसलिए उसको डेजिग्नेट करते हैं डॉट 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 से। ठीक है, तो मान लो OH किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरेक्ट करने से क्या होगा, ये जो OH सिंगल बॉन्डेड कैरेक्टर है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इसका स्ट्रेच होगा, क्योंकि वही OH दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है। तो स्ट्रेच होने से क्या होगा, इसका जो बॉन्डिंग कैरेक्टर है, के वैल्यू कम हो जाता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डेड OH है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड OH के लिए क्या होगा, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो कम आ रहा है। तो देखो जो फ्री OH मॉलिक्यूल है 3600 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डेड OH है उसके लिए क्या आएगा, 330 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट करने के लिए होगा,
ये बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट कम हो जाता है। मान लो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जे एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाया आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिस्क्राइब करोगे, जो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। तो तुम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, एल्कोहल ले लो, नहीं तो एसिड ले लो, नहीं तो एस्टर ले लो, एल्डिहाइड ले लो, तो क्या दिखाओगे उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है और वो ब्रॉडेनिंग नेचर भी हो जाता है। ठीक है, अब देखो व्हेन अल्कोहल्स और फेनोल्स आर टेकन एज pure liquid, a broad OH stretching vibration is obtained for intermolecular hydrogen bonding range from 3300 to 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, मॉलिक्यूल लेके उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाओ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, वो कम हो जाता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक है तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर, ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो तुम्हारा इंट्रामोलिक्यूल, इंट्रा मतलब के मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर। जो तुम्हारा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब क्या है, ऑल वर्ल्ड, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तीसरे कंट्री, ऐसे। तो इसलिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब होता है जो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ दूसरा मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा, तो ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन, सॉरी एक मॉलिक्यूल के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप का इंटरेक्शन। तो दो फंक्शनल ग्रुप इंटरेक्ट जब होगा एक मॉलिक्यूल में, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। देखो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, और जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक होगा, बॉन्डिंग वीक होगा। क्यों, मान लो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है, और जो इंट्रा में होगा एक मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जनरली क्या होता है, जो तुम्हारा 5 मेंबर नहीं तो 6 मेंबर रिंग फॉर्म करते हैं एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। अब मान लो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसके लिए क्या होगा, एक मिनट, एग्जाम्पल में है, नहीं एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो मान लो सैलिसल्डिहाइड है, तो सैलिसल्डिहाइड, तो सैलिसल्डिहाइड में क्या होता है, जो तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन में, एक मिनट कोई फंक्शनल ग्रुप है तो दिखा देता हूँ, एक मिनट, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, हाँ इसमें है जो बीटा डाइकीटोन है, तो देखो ये कीटोन है, तो कीटोन टॉटोमराइज होके मान लो ये OH हो रहा है, एक OH बन गया और एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो देखो अब ये OH क्या कर रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, मैंने बताया जगह मॉलिक्यूल में ही है, मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है। देखो ये C डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, जो OH मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से क्या हो रहा है, देखो एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है। मान लो ये 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 मेंबर रिंग फॉर्म करते वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबल होने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होने से क्या होगा, ये बॉन्ड वीक हो रहा है। ठीक है, तो देखो एक दूसरे के साथ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा। तो इसलिए क्या होता है, जो तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, OH वैल्यू इंटरमोलिकुलर से थोड़ा सा कम, तो इसलिए वो हो जाता है जनरली जो तुम्हारा 300 से, सॉरी 3000 से 3200। ठीक है, तो देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये 3200 से 2400। ठीक है, ये 2400 नहीं, जनरली 3000 में होता है। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई एग्जांपल है, ये भी एक देखो जो इंट्रामोलिकुलर, तो इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, ज्यादा स्टेबल स्ट्रांग होता है। देखो 1 2 3 4 5 6, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसमें क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग इन नेचर, क्योंकि ये 6 मेंबर साइक्लिक रिंग फॉर्म करते हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू है OH का, ये कम हो जाता है।
ठीक है। नहीं ये देखो, ये दोनों क्या है, इंटरमोलिकुलर। देखो इंटरमोलिकुलर क्यों, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये देखो आर सी डबल एच, ठीक है, आर सी ओ ओ एच, ये आर सी ओ ओ एच। तो क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल में, जब ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो एक मॉलिक्यूल में ही हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल में। लेकिन दो मॉलिक्यूल में हो रहा है, लेकिन तब भी क्या है, ये साइक्लिक है। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है वो ज्यादा स्टेबल है। जब मान लो ये सिंगल होगा, मतलब एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। जैसे तुम्हें पैरानाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल में क्या होगा, पैरानाइट्रोफेनॉल में जो नाइट्रो ग्रुप के साथ पैरा पोजीशन में ओएच ग्रुप है उसका इंटरमोलिकुलर होता है। लेकिन जब ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में क्या होता है, देखो ऑर्थो पोजीशन में है, तो ऑर्थो पोजीशन के होने की वजह से वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो डिफरेंशिएट क्या करोगे, बेसिकली आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके लिए क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर से ओएच फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, वो बॉन्ड वीक होता है थोड़ा इंट्रामोलिकुलर से, ऐसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाता हूँ। हाँ देखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिलेबस में मेंशन है, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सॉरी इंट्रा एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो कोई भी एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देना, जो इंट्रा में क्या होता है, इंटर में क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शनल ग्रुप के लिए है, जो आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्ट करते हैं। तो देखो ये एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के लिए सबसे ज्यादा होता है जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये एनहाइड्राइड है, ये एसिड क्लोराइड है, एक मिनट, ये एनहाइड्राइड, ये एसिड क्लोराइड, सॉरी, एनाइडाइड बॉन्ड टू, ए स्टार, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड। ठीक है, तो मान लो जो तुम्हारा एमाइड, एमाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CONH2। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C OOH। कीटोन के लिए कौन सा, C11O। एल्डिहाइड के लिए CHO, एस्टर के लिए COOET व COOR। एनाइडाइड के लिए क्या होता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके जो RCOOCOR, ये एनाइडाइड का स्ट्रक्चर है। और एसिड क्लोराइड क्या है, जब तुम एसिड में PCl5 नहीं तो SO2Cl2 ऐड करोगे, तो ये है RCOCl। तो देखो ये सारे फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। देखो सारे कार्बो फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एमाइड में भी CO है, एसिड में CO है, कीटोन में है एल्डिहाइड, सारे में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो जनरली कार्बोनिल ग्रुप के लिए, कीटोन के लिए मैंने बताया 17-15 है, लेकिन देखो एसिड के लिए कम हो रहा है, एमाइड के लिए कम हो रहा है, लेकिन एल्डिहाइड एस्टर के लिए ज्यादा हो रहा है, एसिड क्लोराइड के लिए ज्यादा हो रहा है। तो ये करना पड़ेगा तुम्हें कंपैरिजन, जो फंक्शनल ग्रुप का कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एल्डिहाइड में देखो, एल्डिहाइड में क्या हो रहा है, एक आर ग्रुप से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, एक आर ग्रुप को क्या रिप्लेस कर रहा है, एक हाइड्रोजन ग्रुप। तो हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस करने से क्या हो रहा है, उसका एल्डिहाइड का CO वैल्यू ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो ए स्टार, डाइकीटोन है ए स्टार,
ये देखो एस्टर कैसे है, ये साइक्लिक एस्टर है, ठीक है। तो साइक्लिक एस्टर में कैसे चेंज हो रहा है, देखो ये 6 मेंबर साइक्लिक एस्टर है, ये 5 मेंबर, ये 3 मेंबर, ठीक है। तो जब 6 to 5 to 3 मेंबर, सॉरी ये 4 मेंबर, तो ये जा रहे हो तब क्या होगा, जब तुम्हारा 6 मेंबर रिंग है उससे 5 मेंबर में देखो ज्यादा हो रहा है, और जो 4 मेंबर है इसमें भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए भी देखो जो रिंग कैसे, ये नॉर्मल कीटोन है, ठीक है। नॉर्मल क्या है, ये कॉन्जुगेटेड कीटोन है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड कीटोन है। तो कॉन्जुगेटेड अब साइक्लिक कीटोन में कैसे चेंज होता है, ये देखो जो तुम्हारा 3 मेंबर कीटोन है, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, ठीक है। तो ये रिंग स्ट्रेन के वजह से 3 मेंबर रिंग क्या होता है, सबसे स्ट्रेन हो जाता है। तो ये रिंग स्ट्रेन के लिए क्या हो जाता है, जो तुम्हारा देखो रिंग स्ट्रेन इंक्रीजेस, तो क्या होगा, जो सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये देखो एक एस्टर है, तो ये एस्टर ग्रुप में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एस्टर के लिए जनरली क्या की मतलब कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ये जो कीटो एस्टर, ये कीटो ग्रुप है, एक एस्टर ग्रुप है, दोनों एक साथ है। तो देखो ये कीटो ग्रुप के लिए कितना हो रहा है, 1720 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो एस्टर ग्रुप है इसके लिए 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब देखो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं। तो देखो ये क्या हो रहा है, पहले टोटोमराइज, ठीक है। तो टोटोमराइज क्या है, टोटोमराइज दोनों फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्सन। ये देखो कीटो फ्रॉम है, और ये एनोल, एनोल मतलब अल्कोहल फ्रॉम है, ठीक है। तो सीओ ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है सीओएच ग्रुप में, ठीक है। तो देखो ये सीओ ग्रुप है, तो क्या हो रहा है, जो तुम्हारा ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या बना रहा है, इस साइड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड खोल के ओएच हो रहा है। तो देखो ये कीटो एनोल टोटोमराइजिन, इसका साइन डेजिग्नेट कैसे करते हैं, देखो एक हेडेड एरो और ये एक छोटा हेडेड एरो, ठीक है। तो मतलब जो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है उस साइड क्या होगा, ये एरो ज्यादा है, ठीक है। ये छोटा हेडेड एरो है। तो देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रहा है, ये एस्टर के साथ ये ओएच ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से क्या होगा, जो कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ये क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो सीओ, जो तुम्हारा सीओ है, सीओ का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जनरली होना चाहिए 1720, और नहीं तो एस्टर ग्रुप के लिए 1740। तो ये देखो अभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और एक फंक्शनल ग्रुप एसिड के लिए, एसिड, एक मिनट, देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बोनिल और एक ओइच, ठीक है। तो जो कार्बोनिल और ओइच कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। क्योंकि जो सी डबल ओ ए, देखो सी डबल ओ एच, ठीक है, सी डबल ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ऑक्सीजन के क्या होगा, लोन पेयर, लोन पेयर होने से क्या करते हैं ये इसके साथ डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रेजोनेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, जो तुम्हारा कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो OH का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये भी कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या हो जाता है, उसका जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एंड OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। और एक दूसरा फैक्टर है जो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर, इससे भी क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, जो कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, OH का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड होने से क्या हो रहा है, ये OH बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा, और ये कार्बोनिल थोड़ा सा वीक होगा, क्योंकि ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये इसके साथ। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी तुम एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, जो क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड में CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एंड OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, ठीक है। तो आइदर तुम रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेनेशन दो, और नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। देखो सिलेबस में तुम्हारा यही है, और नहीं तो कोई एमाइड ग्रुप है, ये भी देख लो, जो एमाइड ग्रुप का सबसे कम क्यों हो जाता है। तो एमाइड ग्रुप में क्या होता है, जो एमाइड ग्रुप में नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन लोन पेयर प्रेजेंट होने से क्या होता है, नाइट्रोजन इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाने से क्या होता है, ये कार्बन का
CO डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करते हैं। तो इसलिए देखो जो एमाइड में C डबल बॉन्ड और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होता है। देखो देखो एमाइड का सबसे कम है। तो ये डिपेंड करते हैं जो तुम्हारा रेजोनेंस इफेक्ट के वजह से कैसे हो रहा है कार्बोनिल का चेंज। तो एमाइड में सबसे कम हो रहा है, क्यों? ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लोन पेयर से क्या करेगा? पार्टिसिपेट। तो इसलिए क्या होगा? एमाइड का सबसे कम, एसिड और कीटोन मीडियम है, ठीक है, तो ऐसे चेंज होगा। तो देखो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। अब किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। हेलो। यस सर। Yes, sir. देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं मैंने पहले ही बता दिया है, और एक बार बता रहा हूँ। जैसे जावानोस्की डायग्राम से क्वेश्चन हो सकता है, मतलब फुल डायग्राम बताना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। नहीं तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नहीं तो मैं कोई कंपाउंड एक पार्टिकुलर दे दिया तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगा, मतलब देखना पड़ेगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं। और नहीं तो जो तुम्हारा बेसिक जो ये स्ट्रेचिंग मोड, वाइब्रेशनल मोड, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल मोड है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। और है हाँ लैम्बर्ट बियर्स लॉ। तो व्हाट इज लैम्बर्ट बियर्स लॉ? इसके लिए तुम ये वो जो इक्वेशन है, इक्वेशन ड्रॉ लिखो। और नहीं तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों ब्रॉड है, यूवी स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन है, जो सिग्मा पाई स्टार, पाई स्टार, एन पाई स्टार, ये ट्रांजिशन लिखो, इसके एनर्जी ऑर्डर लिखो। और ईवी में हाँ ईवी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्ट, जो बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, ठीक है, ये भी दे सकता हूँ। और नहीं तो और क्या पढ़ा है मैंने? और जो फोटोकेमिस्ट्री, नॉर्मल फोटोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल जो है, ग्रोथास डोपल लॉ, आइंस्टाइन लॉ, ये सारे, ठीक है। और जो पहले ऑर्गेनिक में पढ़ाया था, ऑर्गेनिक में SN1, SN2, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, एल्किल ग्रुप, जो फ्यूडिल कैप्ट एल्काइलेशन, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो किसी का कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताओ, नहीं तो ग्रुप में भी बोल सकते हो, जैसे ये समझ में नहीं आया, ठीक है। Okay, देखो sir. ये हाँ ये सारे क्या है तुम्हारा, मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा ये सारे चीज समझने में, क्योंकि एक दिन में नहीं है ये क्लास, मतलब 3-4 दिन लेना पड़ता है, ठीक है। और ये मेजर में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। तो कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो ग्रुप में, नहीं तो जो CR है, CR के थ्रू शेयर कर देना, जैसे ये प्रॉब्लम है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। Sir,